आत्मा अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे। कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। ओ किरण किरण को निरख नयन से। ओ किरण किरण को निरख नयन से। हो जा मन में मगन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर तू। परमानंद का अनुभव कर तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी टीचर बहनों को एवं अकाउंट्स रिस्पॉन्सिबल पर्सन को जो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं, सबको हार्दिक स्वतंत्र दिवस का बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज इस कनेक्ट वन का 32nd डे है और आज थोड़ा इसके ऊपर कल के जो टॉपिक्स हमने कवर किया है उसी टॉपिक्स को हम आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपको सबको एक सेटिंग बताता हूँ, ये सेटिंग ज़रूर करें। जो भी आप लैपटॉप में देख रहे होंगे यूट्यूब में, उसी के नीचे जब आप आएंगे तो एक सेटिंग्स का ऑप्शन रहता है। उस सेटिंग्स को क्लिक करके आप क्वालिटी में जाकर आपको HD का ये ले लेना। ये अभी मैं आपको दिखा दूं। आप सभी लोग YouTube में ऑन करके आपको HD यहाँ जो आपको दिख रहा है HD सेटिंग्स है, ये सेटिंग्स में क्लिक करके क्वालिटी में आप जाएंगे तो आपके इसमें डिफ़ॉल्ट में ऑटो सेट हुआ है। उस ऑटो को आप ले जाकर 1080p या HD वाले में सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा होगा। आप जो भी आप देखोगे स्क्रीन बहुत अच्छी रीति से दिखाई देगा। तो आज हम जानेंगे कि आज जो आप सारे चीज़ चेक कर रहे थे, कल हमने परिवहन के ऊपर तो आज लेंगे, व्हीकल के ऊपर आपने जाना, स्कूटी लेना है या नहीं तो बाइक लेनी है या टू व्हीलर कोई भी आप ले सकते हैं। कई लोग पूछ रहे हैं हम वेस्पा ले सकते हैं या क्या ले सकते हैं। आप कोई भी स्कूटर आप ले सकते हो, वो आपका चॉइस है पर्सनल। बट ये चेक करना सीसी कितना है, उसका क्यूबिक कैपेसिटी उस इंजन का कितना है। जितना ज़्यादा होता है उतना पावरफुल इंजन होती है। पावरफुल इंजन का मतलब है ज़्यादा वेट वाले बंदे को भी वो गाड़ी आराम से खींच के ले जा सकता है, या बहुत स्टीप स्लोप में आप गाड़ी चलाते हो उस टाइम में भी आपका गाड़ी में ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा इंजन के ऊपर, वो इजीली आपको चलाएगा। कितना भी वेट को आप आराम से खींच के ले जा सकते हैं। कुछ भी सामान भी मंगाना है आपको उस गाड़ी में किसी बाइक के द्वारा तो भी उसमें भी आपका काम आएगा। जितना आपका क्यूबिक कैपेसिटी इंक्रीज होती है उतना ज़्यादा आपको अच्छा गाड़ी माना जाता है। तो आप कोई भी आप खरीद सकते हो, ये आपका चॉइस है। या नहीं तो फिर बहने बहुत पतले होते हैं या नहीं तो बहुत लाइट वेट होते हैं, उसके लिए तो हेवी व्हीकल को चलाने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो वो भले कम सीसी वाला ले सकते हैं। लेकिन सबको ये सजेस्ट करते हैं कि जो एक्टिवा है या नहीं तो फिर TVS जुपिटर है या नहीं तो हीरो का डियो है, ये सारे गाड़ियाँ अच्छा माना जाता है क्योंकि वो रोबोस्ट होते हैं और उसका बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ट होती है। तो स्ट्रॉन्ग बिल्ट होने के कारण कई लोग क्या करते हैं कि थोड़ा ज़्यादा प्लास्टिक मटेरियल वाला स्कूटी ना खरीदें, क्योंकि कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं नीचे से भी गिर जाता है, वो सारे प्लास्टिक टूटने की संभावना ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको ये चेक करना है कि आपको क्या आप इसको यूज़ करनी है और कैसे यूज़ करनी है, ये आपको ध्यान से चेक करना पड़ेगा। इसलिए आपको एक एक चीज़ तो मॉनिटर करते हुए जाना और अच्छी रीति से आपको अपने चॉइस का जो भी आप लेना चाहते हो वो आप खरीद सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको क्या गाड़ी आपको सजेस्ट करना है क्या नहीं है, ये आपका अपना पर्सनल चॉइस होता है। लेकिन फिर भी हम सजेस्ट करते हैं जितना आपके गाड़ी में जो ये वाला ऑप्शन अच्छा होता है कि जितना क्यूबिक कैपेसिटी ज़्यादा होता है वो वाला आप ले सकते हो, ये आपका पर्सनल चॉइस है। दूसरा, गाड़ी आप इसमें भी आप लेते हो, ये एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, जो डीलर आपके गांव में या आपके टाउन में है उसी गाड़ी को आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सर्विसिंग
कंपनी के द्वारा फर्स्ट जो फ्री सर्विसिंग होते हैं उसमें आप उसी के यहाँ करा सकते हैं। मान लीजिए आपके सेंटर पे, आपके गांव में या आपके टाउन में होंडा शोरूम नहीं है, टीवीएस का ही शोरूम है, तो आप यदि होंडा का गाड़ी लेंगे तो फिर आपको सर्विसिंग कराने के लिए दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। जो आपके पास अच्छा फैसिलिटीज, जो अच्छा सर्विस सेंटर है, उसको भी देखकर आप खरीद सकते हो। ये आपका चॉइस है, गाड़ी क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है। फिर आपको ये भी पता चल गया कि 4 व्हीलर को हम कैसे लेना है। परमिशन जरूर लेनी है। किसी से हम गिफ्ट लेते हैं तो ये 100% ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ से गिफ्ट लेने के टाइम में हमें कनेक्ट वन से जो फॉर्म 29 और फॉर्म 30 जो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में है उसको भरकर उस व्यक्ति से साइन लेकर वो आपको आरटीओ में जमा करके आरसी उसका अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराना जरूरी है। और कभी कभी ये भी होता है कि जैसे ही वो वाला इंश्योरेंस है ना, वो इंश्योरेंस भी आपके नाम पे ट्रांसफ़र करा सकते हो, लेकिन जब तक आरसी में आपका संस्था का नाम चेंज नहीं होता है तब तक आप आरसी इंश्योरेंस में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस है उस भाई का या बहन का जिसके नाम पे ऑलरेडी है गाड़ी, वो जब गिफ्ट दे देते हैं वो इंश्योरेंस भी आप आरसी आने के बाद, बदलने के बाद, ब्रह्मा कुमारी इसके नाम आने के बाद आप चेंज कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा जो चीज़ें हैं थोड़ा ध्यान में रखने वाली है गिफ्ट में। और यदि फ्री यूज़ में लेते हैं तो एफिडेविट जरूर लेना है। यदि कुछ भी हो जाता है कि उस बाई का जिम्मेवारी नहीं है, जो संस्था का जिम्मेवारी होती है कि जो संस्था चलाती है, सब कुछ करती है, तो ताकि उस व्यक्ति के ऊपर कोई प्रेशर ना हो। जो गाड़ी है आपको संस्था को दे दिया और कोई और भाई बहनें चलाएं और कुछ गलत करें तो उस भाई के ऊपर इल्ज़ाम ना हो या नहीं तो फिर केस ना लगे। इसलिए जो भी आपका ये होता है एफिडेविट उसका भी लेना है। या इंचार्ज के नाम पे भी गाड़ी, यदि मान लीजिए कोई घर से भी व्हीकल फ्री में मिला है या कोई और फ्री में देता है या कोई गिफ्ट देता है आपको, इंचार्ज के नाम पे आप व्हीकल होता है, तो भी इंचार्ज भी क्या करना है, एफिडेविट देके संस्था को हम यूज़ करने के लिए दिया, इसका सारे एक्सपेंसेस और ये सारे चीज़ संस्था देखेगी। और जो भी इस व्हीकल को चलाएंगे संस्था का व्हीकल है तो उस व्यक्ति जो चलाने वाला है उसका जिम्मेवारी ज़्यादा होता है, ना कि मेरा। ऐसा करके आप एफिडेविट में आपको लिख के देना है और साथ साथ में विल भी लिखना है, क्योंकि इंचार्ज यदि मान लो कभी कल कुछ शरीर छोड़ता है या कुछ भी हो जाता है तो फिर वो व्हीकल फिर किसके नाम पे रहेगा। तो इसलिए विल भी लिख के संस्था को देनी है। जब भी आप कनेक्ट वन में एंट्री करते हैं, यदि इंचार्ज के नाम पे यदि आपका गाड़ी है तो आपको एफिडेविट भी देना पड़ेगा और फिर आपको विल भी लिख के देना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे संस्था के ही नाम पे गाड़ी लेनी चाहिए, ये संस्था का नियम है। ये कहीं और से आपको परिवार वाले ने या कहीं और से आपको गाड़ी मिलता है तो भी ऑप्शन ये है, आपको संस्था के नाम पे लिख के दे दें तो दी बेस्ट है। उसमें भी यदि इंचार्ज के नाम पे भी स्कूटी है तो भी आप संस्था के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो संस्था के नाम पे यदि गाड़ी होता है तो हर रीति से आप सेफ है, ये हमेशा ध्यान में रखना है और ये संस्था का नियम भी है। फिर उसके बाद आप कल इंश्योरेंस के बारे में भी आपको बताया था कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस माने यदि मान लीजिए हम किसी एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति को या किसी का एक्सीडेंट के द्वारा कुछ चोट पहुंचता है या हाथ और पैर टूटता है या ऊपर शरीर छोड़ देता है तो फिर हमको पैसा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी उस व्यक्ति को देगा। इसीलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस गवर्नमेंट कंपलसरी कराती है। फिर साथ साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि गाड़ी का भी इंश्योरेंस कराना जरूरी है, क्योंकि गाड़ी चोरी हो गया, यदि गाड़ी को कोई एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे टूटा पीटा, यदि नहीं है तो फिर गाड़ी के द्वारा यदि कोई बहुत ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट होके गाड़ी का नुकसान हो गया तो भी गाड़ी को ठीक करने का जिम्मेवारी इंश्योरेंस की है। आपको पता होगा या फ्लड्स गिट्स ऐसा भी कंडीशन में आ जाता है या भूकंप आकर आपका गाड़ी भी खराब हो जाता है तो भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करती
सकती है। कुछ कुछ क्लॉजेस है जो इंश्योरेंस का वो कभी उस टाइम में नहीं देती है, तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि अभी केरला का फ्लड्स हुआ तो वहाँ का भी इंश्योरेंस हुआ, और फिर कई और जगह पे भी ऐसा होता है, फ्लड्स आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा, तो इसका भी आप इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस क्लेम आप कंपनी के द्वारा कर सकते हैं, तो कंपनी आपको पैसा देगा। आपको ये बता दूं, मैं 50,000 का गाड़ी ले लिया तो फिर 50,000 का आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता है। इंश्योरेंस क्लेम उतना ही कहीं मिलता है कि जैसे जैसे हर साल डिप्रिशिएशन होता है। मैंने आपको बताया था कि एक साल में 50,000 है तो फिर नेक्स्ट ईयर में 40,000 है, नेक्स्ट ईयर में 35,000 है, ऐसे धीरे 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 जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो गाड़ी चलाते जाएंगे तो उसका वैल्यू डाउन होता जाएगा। इसको बोलते हैं हम डिप्रिशिएशन। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा जानकारी लेके कंफ्यूजन होने के बजाय जितना नॉलेज हो उतना अच्छा है। लेकिन जब आप ये सारे चीज़ आप अगली बार जब आप इंश्योरेंस कराते हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। और फिर ये पक्का आपको करना है, इंश्योरेंस कभी भी जो ड्यू होती है उस ड्यू होने से पहले ही आपको इंश्योरेंस कराना है। यदि इंश्योरेंस का डेट निकल जाता है कि 1 साल का, उसके बाद आप अगला ही दिन आप क्यों नहीं इंश्योरेंस कराते हो, नो क्लेम बोनस जो आपको बोनस मिलनी चाहिए, कोई क्लेम नहीं किया 1 साल में, केवल कंपनी को प्रीमियम दे के छोड़ दिया, तो वो जो नो क्लेम बोनस जिसको बोलते हैं, हमको थोड़ा बहुत पैसा वापस आता है। वो क्या करता है, अगले साल का जो रिन्यूअल में उतना अमाउंट कम करके देता है। तो इसलिए आपको कभी भी उस डेट जब आपका एक्सपायर हो रहा है उससे पहले करनी है। उसके बाद यदि आप कराते हो तो इंश्योरेंस वाला आपको इंस्पेक्शन करेगा, आपका गाड़ी कहाँ है दिखाओ, प्रैक्टिकली फोटोज गिटोज आके लेके जाएगा सर्वेयर। और इतने बीच में यदि आप गाड़ी कहीं और लेके गए और कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसका बहुत बहुत जिम्मेवारी आपके ऊपर होता है, और उसका पैसा भी आपको हेवी अमाउंट में देना होता है। मैं आपको पहले से ही बताया, इंश्योरेंस नहीं होता है तो फिर उसमें कितना भी क्लेम कर सकते हैं, आगे वाला व्यक्ति करोड़ भी क्लेम कर सकता है। यदि मान लो आपने या किसी ने गाड़ी चलाते वक्त ऐसे व्यक्ति को एक्सीडेंट किया जो बहुत ज़्यादा कमाता है, बहुत यंग एज का है, तो उसका इंश्योरेंस अमाउंट बहुत हेवी होता है। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ ध्यान में रखना है, कभी भी इंश्योरेंस को एक्सपायर नहीं होने देना है। एक्सपायर हो गया उस गाड़ी को कभी भी नहीं चलाना चाहिए। और लाइसेंस का भी मैं आपको बता दूं, जब तक लाइसेंस नहीं मिलेंगे तब तक आपको गाड़ी भी नहीं चलाना चाहिए। अरे गांव है, हमारा छोटा सा टाउन है, हम चलाएंगे तो चलेगा, ये काम नहीं करना, क्योंकि नियम तो नियम है। जब कोई भी ऐसे गलत इंसिडेंट होता है तो हमको बहुत बहुत महंगा पड़ेगा वो इंसिडेंट। तो इसीलिए आपको टाइम से आप बाहर से ही आप भले पहले आप गाड़ी सीखिए, फिर उसके बाद आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए। लर्नर लाइसेंस भी आप ले लेते हैं तो भी आपके साथ एक लाइसेंस पूरा जिसके पास है वो व्यक्ति आपके साथ होना जरूरी है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस लेने के बाद ही गाड़ी चलाना है। दूसरी बात, 4 व्हीलर का गाड़ी भी आप चलाते हो तो पहले आपको पूरा लाइसेंस ट्रेनिंग ले लें, और ट्रेनिंग लेने के बाद गाड़ी सीखने के बाद फिर गाड़ी लें, फिर उसके बाद आप लाइसेंस लेने के बाद आपको गाड़ी लेके चलाना है। ये नहीं है कि केवल लर्निंग लाइसेंस से लेकर 6 महीने का टाइम है आप मैं चला लूँ, क्योंकि लर्निंग लाइसेंस का भी कुछ नियम है, उस नियम के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। एल बोर्ड भी आगे और पीछे लिख के लगाना पड़ेगा। तो आज और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, यदि मान लीजिए आपका व्हीकल 15 साल का हो गया, क्योंकि जितना आरसी एक्सपायरी होती है, आरसी एक्सपायरी माने आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका व्हीकल का एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हो गया माने उसका डेट खत्म हो गया। मान लो 15 साल पहले आपने गाड़ी ले लिया, 15 साल गाड़ी हो गया, तो फिर उसका आरसी एक्सपायर होता है। एक्सपायर होने से पहले ही आपको 2 काम करनी पड़ेगी। कोई भी गाड़ी का आरसी एक्सपायर होने से पहले इधर आप उस गाड़ी को बेच दो जब तक आरसी की वैलिडिटी है, तो नहीं है तो फिर उसको आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करो। आपको मैं बता दूं, यदि मान लीजिए आपको गाड़ी का इंश्योरेंस गाड़ी का जो
वैलिडिटी पीरियड है आरसी का, यदि उसका खत्म नहीं हुआ, कुछ स्टेट्स में क्या करता है या कुछ टाउन्स में क्या करते हैं, आप गाड़ी का कंडीशन बहुत ही अच्छा है तो फिर उस गाड़ी को एक्सटेंशन मिलती है, माने उसका वैलिडिटी बढ़ाता है। उसको वैलिडिटी बढ़ाने के लिए आपको आरटीओ के पास जाना पड़ेगा और व्हीकल को इंस्पेक्ट कराना पड़ेगा, मेरा गाड़ी बहुत ही अच्छा है और इसको 5 साल के लिए आगे बढ़ा दूं, तो वो 5 साल के लिए और आगे बढ़ा देगा। तो फिर ऐसे 5 साल के लिए आगे बढ़ाएगा या 10 साल के लिए आगे बढ़ेगा, ये सारे चीज आपको आरसी में देखकर उससे पहले ही करनी पड़ेगी। आरसी एक्सपायर होने के बाद काम नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, जो भी मेट्रो सिटीज में है, मेट्रो सिटीज का अलग किस्सा है, खासकर सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, यदि डीजल का गाड़ी है तो 10 साल ही चलेगा और यदि आप पेट्रोल की गाड़ी है तो 15 साल तक चलेगा। अब डीजल की गाड़ी 10 साल तक चलेगा, इसका मतलब 10 साल के बाद उस गाड़ी को आप उस जगह पे चला नहीं सकते हो। ऐसा कंडीशन में आप 2 काम कर सकते हो। यदि दिल्ली से आप 10 साल होने से पहले उस गाड़ी को किसी को दूसरे स्टेट में बेच सकते हो, जो दूसरा स्टेट वाला, क्योंकि दूसरा स्टेट में ये 15 साल तक गाड़ी चल सकती है और यहाँ पे कम चल सकती है, लेकिन आपका आरसी में 10 साल का ही लिखा है, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेनी पड़ेगी अपने आरटीओ में। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनओसी। ये एनओसी लेकर फिर आप इस गाड़ी को यदि आप आउट ऑफ स्टेट में, आप राजस्थान में बेचना चाहते हो तो उसको वो एनओसी लेकर दे देंगे। तो वो एनओसी लेने के बाद वो उधर के आरटीओ के पास जाकर, भाई मैंने ये गाड़ी खरीद लिया, अब ये गाड़ी मैं चलाऊंगा राजस्थान में और राजस्थान के हिसाब से मेरा इसका आरसी को ट्रांसफर कर दो, तो फिर उसका प्रोसेस करके फिर वो लोग ट्रांसफर करते हैं। लेकिन 10 साल के बाद ना आपको दिल्ली गवर्नमेंट कोई भी आपको एनओसी नहीं देता है। उस गाड़ी को आपको कटवाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, या उसको कराद में आप बेच सकते हो, इसके अलावा आपका कोई ऑप्शन नहीं है उस गाड़ी का। तो इसलिए 10 साल पहले से ही आपको किसी को बेचनी है, या नहीं है तो 15 साल, यदि पेट्रोल गाड़ी है तो 15 साल पहले ही किसी को बेचना है जो दूसरा स्टेट को, ठीक है, या नहीं तो दिल्ली में ही उसको किसी ना किसी को बेच देंगे, तो अब जिम्मेवारी आपका खत्म हो जाएगा, उसका शुरू हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान में रखना है, जिस दिन आप गाड़ी बेचते हो उसमें उसी टाइम एफिडेविट भी बना दो कि मैं इस टाइम से ये गाड़ी मैंने बेच दिया और इतना पैसा इससे लिया है, और उसके बाद आज से ये गाड़ी का जो कोई भी गलत करेंगे या कुछ भी करेंगे इसका जिम्मेवार हम नहीं है, ये फलाना व्यक्ति है। और जिस दिन आप गाड़ी बेचोगे उसी दिन आपको कंपल्सरीली फॉर्म 29 और फॉर्म 30 जो ट्रांसफर करते हो आप व्हीकल आरसी का दूसरों के नाम पे, वो उसी टाइम में भरवा कर अपना एक कॉपी अपने पास रखना और दूसरा कॉपी उस व्यक्ति को देना, ताकि वो व्यक्ति आगे जाकर करें। और इससे भी अच्छा उपाय ये होता है कि चलो ठीक है, कुछ दिन हम ही रख लेते हैं, आप गाड़ी में सब कुछ दे दीजिएगा, फिर जब व्हीकल ट्रांसफर होने के बाद यदि आप गाड़ी प्रैक्टिकली उसको देते हो तो बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि उस जो जब तक ट्रांसफर नहीं होता है इसके बीच में कुछ भी गलत होता है तो उसका जिम्मेवारी हमारे ऊपर आती है। इसलिए एफिडेविट आपको जरूर बनानी है और कोशिश करके अगला व्यक्ति मान जाता है, जब तक ट्रांसफर ना हो तब तक आप गाड़ी भी ना दें तो बहुत बहुत अच्छा है। यदि मान लीजिए ये तरीका है आपको 15 साल से पहले गाड़ी बेचने का, नहीं मेरे को गाड़ी का एक्सटेंशन लेनी है, क्योंकि दिल्ली में और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप एक्सटेंशन कर सकते हो, या आपके मेट्रोस में भी कई मेट्रोस में ये ऑप्शन नहीं होता कि 15 साल के बाद और एक्सटेंशन देगा उस गाड़ी का। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको उसको उधर बेचनी है कि जैसे क्या बोलते हैं कि उस व्यक्ति को बेचनी है कि जो ऑपोजिट में या दूसरा स्टेट में लेते हैं। नहीं है तो आपका 15 साल के बाद इसका एक ही ऑप्शन होता है, उसको खरादी के पास बेचना है। इसका लंबा प्रोसीजर है, ये थोड़ा सा आप समझना ध्यान से। आपको क्या करना है, यदि आप अपने गाड़ी को
बेच दिया या कटवा दिया है तो स्क्रैप में उसका गाड़ी का वैल्यू 50,000 दे देगा या 1 लाख दे देगा, जो भी उसकी गाड़ी का कंडीशन के हिसाब से वो स्क्रैप में ले लेते हैं। तो आपको इंजन नंबर और चेसिस नंबर आपको उस गाड़ी से कटवाना जरूरी है। इसका मतलब उस व्हीकल से इंजन नंबर जहां लिखा है उतना पार्ट कट करके वेल्डिंग करके उसको निकाला जाता है। वो निकाल कर उसका आपको अपने आरटीओ में एफिडेविट के साथ, ओरिजिनल आरसी के साथ और आपका जो भी प्रोसीजर होता है उसका एक फॉर्म भरकर आप अपने आरटीओ में जमा करेंगे। और जमा करने के बाद आपको आरटीओ से एक लेटर आएगा कि हमारा गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो खत्म हो गया, माने गाड़ी का ये लाइफ पीरियड खत्म हो गया और आपके आरसी को हमने खत्म कर दिया, ये आपको आरटीओ लिख कर देगा। ये प्रोसीजर आपको कंप्लीट करना है। ये लंबा प्रोसीजर है, हर एक को समझ में आएगा या नहीं आएगा, इसलिए हम ये बोलते हैं आपने गाड़ी जिसको बेचा उस व्यक्ति का लेटर हेड पे वो लिख कर लेनी पड़ेगी, इतना अमाउंट में हमने बेचा है। फिर उस व्यक्ति से आपका आधार कार्ड भी लेनी पड़ेगी, पैन कार्ड भी लेनी पड़ेगी और वो दोनों लेकर उसको अटैच करके आरटीओ में जमा करना पड़ेगा। ये प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, इसलिए सबसे उत्तम तरीका है 15 साल पहले या आपका आरसी एक्सपायर होने से पहले ही आपको करना है। ये तो हो गई आपकी स्कूटी की या बड़ी गाड़ी की। या कई कई पे बस होता है तो किसी किसी का उसमें 5 साल के लिए देंगे, या किसी किसी या रिट्रीट सेंटर में ट्रैक्टर होगा तो उसका आरसी और कम पीरियड का होता है। या कई कई पे सीएनजी व्हीकल होती है तो उसका भी बार बार 5 साल के अंदर इंस्पेक्शन करना जरूरी है। या कोई कोई गाड़ी का वैलिडिटी कम टाइम में भी देते हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब आपका आरसी एक्सपायर होता है उस आरसी एक्सपायर होने से पहले ही ये काम करना है। तो किसी भाई ने पूछा कि यदि पुराना गाड़ी हमारे पास है, हम यूज नहीं कर रहे हैं 6 महीने से, उस टाइम में केवल हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा सकते हैं? तो भले आप करा सकते हो, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, जैसे ही 12 साल की पुरानी गाड़ी है उसकी वैल्यू लगभग ना के बराबर हो जाता है। जो आप फुल इंश्योरेंस कराओगे तो भी 5,000 या 6,000 का ही हो जाएगा, उसका आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम भी कम ही होता है। तो उस हिसाब से आप भले कराते हैं तो ठीक है, यदि आप नहीं कराना चाहते, केवल थर्ड पार्टी कराना चाहते हैं, वो आप करा सकते हो, ये आपके ऊपर है। थर्ड पार्टी सस्ता पड़ेगा करके कई लोग सस्ता करते हैं, वो नहीं करना। यदि आपका गाड़ी नया है तो पूरा इंश्योरेंस कराना जरूरी है, क्योंकि वो आपका बहुत बहुत काम में आएगा। यदि कुछ गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो जाएगा, पूरा गाड़ी आपका इंश्योरेंस कंपनी ठीक करके देगा। जैसे मान लीजिए किसी का गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का ऊपर गाड़ी बाहर रखे, ऊपर से पेड़ गिर गया, उसके लिए भी गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी आपका गाड़ी ठीक करके देगा। लेकिन मान लीजिए आपका 25,000 लगा है तो वो बोलेगा शीशे का हम ठीक नहीं करके देंगे, रबड़ का हम ठीक करके नहीं देंगे। ये सब कुछ क्लास होता है इंश्योरेंस का। मान लीजिए आपने 28,000 रुपये खर्च किया तो लगभग आपका 25,000 22,000 तक मिलेगा। माने पूरे अमाउंट में जो जो इंश्योरेंस किस किस आइटम का कवर हुआ उसी आइटम्स के ऊपर ही वो लागू होता है। पूरा गाड़ी में आपका रबर भी खराब हो गया, वाशर भी खराब हो गया, ये हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ों के लिए इंश्योरेंस कंपनी आपका पूरा क्लेम नहीं देगा। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि मान लीजिए आपका एक्सीडेंट के द्वारा ऐसे वैसे करके आपका गाड़ी का कुछ हो गया तो तुरंत आप उसको अपना कहीं पे भी आपका इस जगह पे भेज दीजिए और उस इंश्योरेंस एजेंट को फ़ोन कर दीजिए। वहाँ से सर्वेयर आएगा और आपका फ़ोटोज़ ले लेगा, और जो भी फ़ोटोज़ लेने के बाद क्या करेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी को भेजेगा और इंश्योरेंस कंपनी उसका अप्रूव करेगी, और आप जो भी खर्च करते हो वो सारे पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी रिफंड करती है। और कुछ कुछ जगह पे कैशलेस इंश्योरेंस होती है, उसमें क्या हो जाता है, आप जाके अपने कंपनी में जाके दे देते हो और अपना कंपनी इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर देते हो कि भाई हमारा गाड़ी ऐसे ऐसा हो गया, सारे चीज़ हो गया। वो डायरेक्टली आपका जहाँ कार रिपेयर हो रहा है उस व्यक्ति को डायरेक्ट पैसा दे देते हैं, आपको रिफंड नहीं करेगा, डायरेक्ट आप उस कंपनी को ही रिफंड दे देता है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, तो फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि कई लोग हमको अटैचमेंट कहाँ करनी है,
जैसे आपको कई बार इस बार बताया था, कई लोग ढंग से अटैच नहीं किया है इसको। तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि कई लोगों को पता नहीं है, या कई लोगों को थोड़ा आधा अधूरा नॉलेज होता है, कई लोगों को पता नहीं कि कहाँ आपको इसको अटैच करनी है, आपका व्हीकल इंश्योरेंस है या नहीं तो गाड़ी है, आरसी है या कुछ भी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे आपको अटैच करनी है। तो ये आपको अटैच करने के लिए तरीका और उसका एंट्री कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कई लोग, हम जब चेकिंग करते हैं ना, तो कई लोग गलती किए हैं, उस गलतियों के बारे में भी बता दूं ताकि आपका कोई भी गलती ना हो अकाउंट्स में, और एकदम परफेक्ट 100% आप करें और कोई भी गलती ना हो। क्योंकि अकाउंट्स ट्रेनिंग का मकसद ही है आपकी गलतियों को 0% में ले आना, ताकि आपको हर रीति से, आपको अच्छी रीति से समझाएं, ताकि आप एक भी गलती ना करें, ताकि ऑडिटर को बिल्कुल चांस ना दे। आप कोई भी गलती करेंगे तो फिर वो कुछ ऑडिट एक्शन में लेंगे, फिर वो आपको फ़ोन करेगा, फिर आप उस टाइम में फिर ये करेंगे, ये सारे काम आप करेंगे। जब भी आप आरसी अपलोड करते हो, उसके लिए तरीका मैं आपको बता दूं कहाँ से आपको ये सारे कार्य करना है। पहले आपको अपना सेंटर का आईडी खोलकर, उसके बाद आप प्रोफाइल में जाकर यहाँ पे व्हीकल्स है उसको क्लिक करना है। तो जैसे ही व्हीकल्स को क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे जितना सेंटर में जो व्हीकल्स है सबका आपका पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन इसके ऊपर आएगा। जब इंफॉर्मेशन इसके ऊपर आता है तब आपको चेक करना पड़ेगा कि एक एक इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है और एक एक में क्या क्या एंट्री करनी है। फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है कि कोई भी व्हीकल का आरसी आपको अपलोड करना है। कई लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपने गाड़ी खरीद लिया, तो क्या करते हैं, आरसी के लिए जो गवर्नमेंट को आपने पैसा जमा किया उस पेपर को आप यहाँ पे अपलोड करते हो। ऐसा नहीं करनी है। यहाँ आपको कौन सा अप्लाई करनी है, आपके पास जो आरसी जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया ये वाला चीज़ ऐसे आप अपलोड कर सकते हो। उसमें आपको चाहे आप इधर भी अपलोड करो या कैसे भी अपलोड करो, हमारे पास ऑप्शन होता है कि आपको उस अटैचमेंट को घुमा के चेंज करें। लेकिन कोशिश करें जब आप स्कैन करते हो उसी टाइम में आप पोर्ट्रेट में हो स्कैन करते हैं, लैंडस्केप में नहीं स्कैन करते हैं, तो फिर ये एक्यूरेटली हमको उस हिसाब से आएगा ताकि आप ऑडिटर को देखने में बहुत सहूलियत हो। तो हम क्या करते हैं कि कई बार क्या करते हैं कि आरसी का कई आगे एक पेज होता है और एक पीछे एक होता है। पीछे में केवल उसका चित्र लगाया होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है हमको देखने के लिए। मेन इंफॉर्मेशन आपका क्या आ जाता है कि कौन सा गाड़ी आपके पास जो गवर्नमेंट है उसमें आपका इंजन नंबर, चेसिस नंबर और आपका व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका गाड़ी का आरसी कब तक है। ये है आरसी का वैलिडिटी। मैं आपको बता रहा हूं कि इसको आप ये चेक करें कि आपका जो आरसी का जो चेकअप होती है ना, वो आप चेक करें कि कब तक इसका वैलिडिटी है। तो ये 2028 तक हमारा गाड़ी का वैलिडिटी है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा समझ लें कि क्या करनी चाहिए और कैसे हम इसको चेक करनी चाहिए। आरसी वाला भी यहाँ होना चाहिए। जो भी आजकल के कार्ड जो मिलता है उस कार्ड में हर रीति से सब कुछ इंफॉर्मेशन होता है। लेकिन कई ऐसे छोटे छोटे गाँव में या कई ऐसे जगह पे क्या करते हैं, अभी भी पुराना पेपर का आरसी देते हैं। या नहीं तो आपका गाड़ी लगभग 8 साल या 10 साल या 12 साल पुराना है, आपका स्मार्ट कार्ड नहीं बना है, तो फिर उस टाइम में भी आरसी लगभग पेपर का मिलता है। तो उस पेपर में केवल पहला पेज आपको नहीं करना है, हर पेज का स्कैन करके आपको अपलोड करनी है एक ही पीडीएफ बनाकर। इसमें तो हमारा एक ही पेज है इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यदि मान लो इसके आगे और पीछे भी आपको स्कैन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आगे का स्कैन करो और फिर पीछे का स्कैन करो और दोनों को क्लिक करके एक पीडीएफ जनरेट करके पीडीएफ अटैच करो। तो उससे क्या है ना कि आपके आरसी पूरा आप अटैच करने के बाद एक बार जरूर देखें। क्या करते हैं ना, आप अटैच करके छोड़ देते हो, देखते भी नहीं हो कि क्या चीज़ हमने अटैच किया। आधा से ज़्यादा इस बार कई ऑडिटर्स को और अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बहुत दिक्कत इसलिए होती है, आप मान लीजिए आरसी के बदले में इंश्योरेंस लगा दिया और इंश्योरेंस के बदले में आरसी चढ़ा दिया।
क्योंकि देखे हैं और जल्दीबाजी में आपने कर दिया और तुरंत ये कर लिया। तो ये काम आपको नहीं करनी चाहिए और आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यदि मान लीजिए जब भी आपको कोई अटैचमेंट देना ऐड करनी है तो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ऐसे सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट करके इसमें उस डॉक्यूमेंट को अटैच करनी है। फिर इधर आप किस कैटेगरी का है, ये व्हीकल कैटेगरी का है, व्हीकल ऐड करना, और इसका कैटेगरी आरसी है तो आरसी ऐड करना, अफिडेविट है तो अफिडेविट ऐड करना, या विल है तो विल ऐड करना। मैंने आपको बताया था यदि इंचार्ज के नाम पे यदि कोई गाड़ी होती है उसमें विल कंपलसरी है और अफिडेविट कंपलसरी है। तो अफिडेविट में भी यहाँ पे आ जाता है फॉर्म 29, फॉर्म 30। फॉर्म 29, 30 में आपको बताया था ये ट्रांसफर फॉर्म है। यदि एक व्यक्ति से लेकर दूसरा व्यक्ति के लिए आप यदि ट्रांसफर करते हो आरसी को या गाड़ी को, तो फिर ये फॉर्म आपको जमा करना पड़ेगा, उसका भी आपको स्कैन करके रखना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे आपको मैं बता दिया यदि एफिडेविट भी आप करते हो तो एफिडेविट भी आपको इस कैटेगरी में सेलेक्ट करना है, या डायरेक्ट इस एफिडेविट के कैटेगरी में भी आपको सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब आप किसी को बेचते हो या किसी से लेते हो उस टाइम में ये आपको जब ट्रांसफर वाला कहानी होता है तब आपको ये काम सेलेक्ट करनी है। नहीं तो केवल एफिडेविट है तो ये वाला सेलेक्ट करो, और विल है तो ये सेलेक्ट करो, और इंश्योरेंस पॉलिसी है तो इंश्योरेंस पॉलिसी को अलग सेलेक्ट करो, और फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलग सेलेक्ट करो। माने एक बार में एक ही सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ व्हीकल परमिशन, यदि आप 4 व्हीलर लेते हो तो 4 व्हीलर के टाइम में आपको ये वाला सेलेक्ट करना जरूरी है। यदि 2 व्हीलर करते हो तो उसके लिए व्हीकल की परमिशन की जरूरत नहीं है, 4 व्हीलर के लिए कंपलसरी है। तो आप मेल में आया तो मेल को भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, या नहीं तो उस मेल का प्रिंट आउट लेकर उसको स्कैन करके फिर लगा सकते हो। आरसी वाले में जब आप लेते हैं तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना, इस आरसी का डेट क्या है और ये कब तक वैलिड है, ये दोनों आपको भरना जरूरी है। ये कोई भी आपको ऐसा बॉक्स दिखता है जहां लाल लाल वाला दिख रहा है, ये सब चीज आपको कंपलसरीली फिल करनी है। इसमें कभी भी वैलिड टिल एटर्नल कभी नहीं हो सकता। कई लोग इस बार क्या किया, वैलिड टिल एटर्नल कर दिया, तो उसमें क्या होगा कि आपका जिंदगी भर के लिए वैलिड होती है गाड़ी, कभी नहीं हो सकती। आपका भले लाइफ टैक्स होती है, रोड टैक्स होती है, वो लाइफ टाइम के लिए होती है, वो बात अलग है। उसको आप सेलेक्ट करके एंट्री करते हो तब आपको वैलिड टिल एटर्नल करना पड़ेगा। नहीं है तो फिर आरसी है तो फ्रॉम और टू डेट में आपको बता दिया। यहाँ पे इस गाड़ी में जो आपका ये आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, इस गाड़ी में आपके पास जितना ऑप्शन है उतना ही ये जो ये डेट दिखाई दे रहा है आपका आरसी का, आपको वैलिडिटी आपको 25/7/2028 ही डालनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से आपको आरसी का एंट्री करनी पड़ेगी। कई लोग क्या करते हैं, आपको आरसी का ही डेट इंश्योरेंस में भी डालते हैं। इंश्योरेंस का डेट अलग होती है और आरसी का डेट अलग होती है, तो ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इंश्योरेंस कब तक है तो उस हिसाब से यहाँ पे डेट डालकर फिर ये वैलिड वाला आपको यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, इसको कभी भी टिक नहीं लेना। इसको टिक लेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि आपका 31/12/2999 तक जाएगा। इसलिए इसको टिक कभी नहीं करना। बहुत बहनें ये गलती किए हैं, इसलिए आपको समझा रहे हैं। और यहाँ पे आपका व्हीकल का आरसी नंबर लिखना है। यदि गिफ्ट लेटर दिया तो गिफ्ट लेटर डालना, और या कुछ भी आपका इंश्योरेंस दे दिया तो इंश्योरेंस का यहाँ पे पॉलिसी नंबर डालना है तो वो आप डाल सकते हो। व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के इंश्योरेंस का पॉलिसी नंबर लिखना है तो लिख सकते हो, कंपलसरी नहीं है, लेकिन व्हीकल नंबर जरूर लिखना है। आपका एफिडेविट है तो एफिडेविट में देखो इसमें कब कौन सा डेट से कौन सा डेट तक एप्लीकेबल होगा, ये वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे लाल दिखाई देता है तो कंपलसरी भरना है, यदि लाल नहीं दिखाई देता है तो आपको भरने की जरूरत नहीं है। यदि मान लीजिए आपने फ्री यूज लेटर दिया तो फ्री यूज लेटर भी होता है, लेकिन फ्री यूज लेटर में कभी कभी क्या होता है कि केवल मैं 5 साल के लिए आपको फ्री में यूज करने के लिए दे रहा हूं तो आप 5 साल का लिख दो, कभी 2 साल के लिए दिया तो 2 साल के लिए लिख दो। यदि पीरियड उस लेटर में मेंशन किया है
तो उस पीरियड आपको लिखना है। यदि पीरियड नहीं मेंशन किया तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं। फ्री यूज लेटर में ओनर कौन है उसका नाम जरूर यहाँ पे लिखना है। और जब भी आप इंश्योरेंस अपलोड करते हो ये ध्यान रखना, 10 रुपए का बाहर से हाइलाइटर मिलती है, 10 रुपए या 15 रुपए की, उस हाइलाइटर से कब से लेकर कब तक है उसको आप अंडरलाइन जरूर करें। उससे आप अंडरलाइन करेंगे तो इंश्योरेंस में जब भी ऑडिटर चेक करेगा 1 सेकंड में वो डायरेक्टली वो वैलिडिटी के पास जाएगा, क्योंकि हर एक कंपनी अलग अलग जगह पे वैलिडिटी लिखती है, कब से लेकर कब तक वैलिड है। मान लो न्यू इंडिया इंश्योरेंस एक जगह पे लिखेगी ऊपर, तो फिर हर HDFC अर्गो वाला सेकंड पेज के ऊपर लिखती है। तो जब तक उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आगे है या पीछे है उसको ध्यान रखकर उसके आप इंश्योरेंस को आप हाइलाइटर से हाईलाइट करके आप एंट्री करोगे तो बहुत अच्छा। यदि मान लीजिए आपके पास हाइलाइटर नहीं है तो आप पेन से उतना पार्ट को आप राउंड का बॉक्स हो या नहीं तो फिर आप स्क्वायर का बॉक्स डालेंगे तो अच्छा है कि आराम से आपको ऑडिटर 1 सेकंड में आपको देखकर आगे बढ़ सकता है। तो ये थोड़ा सा आप अपलोड करने से पहले आपको इसको ये करेंगे तो बहुत अच्छा है। और दूसरी बात है, यदि मान लीजिए आपके पास इंश्योरेंस में कई बार अटैच करते हैं, इंश्योरेंस का 4-6 पेज होती है, तो कई लोगों को पता नहीं कि मेरे को क्या अटैच करनी है, तो पहला ही पेज अटैच करके भेज देते हैं। जनरली क्या होता है कि पहला ही पेज में आपको इंश्योरेंस का रिसिप्ट देते हैं कि भाई आपसे मैंने इतना पैसा लिया है इस गाड़ी के लिए, इतना ही लेगा। वो पेपर आप अटैच करेंगे ना, उस इंश्योरेंस पॉलिसी में ना आपका पॉलिसी नंबर है ना आपका फ्रॉम और टू वैलिडिटी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस इंश्योरेंस कब से लेकर कब तक वैलिड है। इसीलिए आपको रिसिप्ट भले आपको चढ़ाना है तो लास्ट में चढ़ा दो, लेकिन आपको ऐसा पेज आप खोलकर जिसमें आपका पॉलिसी नंबर होता है, जिसमें आपका व्हीकल नंबर होता है, जिसमें आपका फ्रॉम और टू होता है, वो वाला आपको डेट को हाईलाइट करके वो वाला पेज जरूर स्कैन करके देना है, ना कि आपका इंश्योरेंस वाले हमसे इतना पैसा लिया उस पेज को आप लेके बेचते हैं। तो कई लोगों को इस बार रिजेक्ट किया गया, कारण यही है आप केवल रिसिप्ट चढ़ा दिया, ना कि इंश्योरेंस का पॉलिसी पेज। पॉलिसी पेज उसको कहा जाता है जिस पेज में पॉलिसी नंबर हो, जिस पेज में वैलिडिटी हो, कब से लेकर कब तक इस इंश्योरेंस का वैलिडिटी है, इसलिए उस पेज को आपको अटैच करनी है। अभी इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं। तो एक एक चीज, यदि मान लो व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर लेटर, मैं आपको ये बोल रहा हूं, यदि आप गाड़ी बेचने के बाद ये ट्रांसफरशिप आपने दूसरों के ऊपर दे दिया, वो वाला जरूर चढ़ाना है। होता क्या है, आपने केवल सेल कर दिया और एक पेज में लिख के दे दिया मैंने इतना पैसा ले लिया और इसको गाड़ी बेच दिया, वो क्या करेगा, आरसी आपका ही लेके चलाएगा। ये काम नहीं करना है, उस आरसी को उसके नाम पे जरूर ट्रांसफर करनी है, ये बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और कई लोग बोलते हैं कि भाई हमने इंश्योरेंस को चेक भी दे दिया, उसको कहां पे रखना है। पहले आपको इंश्योरेंस का पेज लगाओ, फिर उसके बाद उसका रिसिप्ट लगाओ, फिर उसके बाद यदि आपने चेक दिया उसको सबसे लास्ट में लगाओ। ये आपको सीक्वेंस होनी चाहिए। पहला जैसे ही खोलेंगे तो हमें इंश्योरेंस का अलग ये होना चाहिए। यदि आपको कोई डाउट आता है तो फिर आप ऐसे भी आप चेक का और इन सब चीजों का क्या करोगे, आप व्हीकल अदर डॉक्यूमेंट करके उसमें आप चेक को स्कैन करके डाल सकते हो। यदि आपको रिसिप्ट भी आपको लगाना है, व्हीकल अदर डॉक्यूमेंट्स में आपको रिसिप्ट लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। जब भी आपको इसमें अटैच करते हैं तो आपको ये वाला चीज जरूर ध्यान देना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 आरसी चढ़ा देते हैं, ये भी आपको नहीं करनी चाहिए। आपको जब भी स्कैन करना है आरसी का, कोशिश करके ओरिजिनल आरसी से ही आपको स्कैन करें। ओरिजिनल आरसी रखो, उसको स्कैन करो, फिर उसी को स्कैन को अपलोड करो। होता क्या है, कई बार आप उसको फोटोकॉपी करा लिया और उस फोटोकॉपी को स्कैन करते हो, वो फोटोकॉपी ढंग से नहीं दिखाई देता है। इसलिए आप क्या होता है कि ऐसा कंडीशन में आपका
वो वाला ढंग से नहीं दिखाई देता फिर रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि आप हर रोज खोल के नहीं देखते हो कनेक्ट वन। आपको रिजेक्ट किया, फिर जब तक वो उसको अपलोड नहीं करेंगे तब तक आपको ऑडिट नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। इन सब चीज़ों में आपका ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। आप कभी भी कोशिश करके ओरिजिनल आरसी को ही स्कैन करके लगाएं और इंश्योरेंस को भी अच्छी रीति से स्कैन करें। जब स्कैन करने के बाद पहले आप देखो मैं पढ़ सकता हूं या नहीं पढ़ सकता हूं। जब आपको यकीन हो सकता है मैं अच्छी रीति से पढ़ सकता हूं तभी उसको आप अपलोड करें। नहीं तो क्या है कि बस स्कैन कर दिया, अपलोड कर दिया। कई लोग क्या करते हैं, इस बार टीचर्स मैंने देखा, फाइल खोल दिया और फाइल से ही फोटो लेके अटैच कर दिया। कर सकते हैं लेकिन कम से कम देखे तो सही आप अटैच करने के बाद दिखता कैसा है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान खींचकर उसके ऊपर आप करेंगे तो अच्छा है। और कई लोग, हमारे पास बहुत ही अच्छा मोबाइल है, 64 मेगापिक्सल का मैं फोटो खींच के भेजती हूँ, तो भले खींच के भेज सकते हो लेकिन वो हेवी फाइल बन जाती है। जितना काम आपका पीडीएफ में आप हार्डली 10 MB 15 MB यानी तो 2 MB या 1 MB में काम हो सकता है, उसको आप 200 MB या 300 MB तक पावरफुल फोटोग्राफ अटैच करते हो। कोशिश करके इमेज के बदले में आप पीडीएफ अटैच करते हो कोई भी बिल का, तो हमारे लिए उसको स्टोर करने के लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि चीज़ तो वही चीज़ है और पीडीएफ में और अच्छा दिखता है। फोटो में क्या हो जाता है, उतना अच्छा ढंग से नहीं दिखाई देता है। और पीडीएफ में क्या कर सकते हो, आपके आसपास मान लीजिए आपने एक टेबल के ऊपर फोटो खींचा और टेबल के चारों तरफ का वो भी चीज़ें आ जाती है, तो फोटो खींचने में थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। कोशिश करके आप पीडीएफ में स्कैन करके भेजेंगे तो बहुत हमारे लिए अच्छा होता है और हमारे लिए ईजीली लोड होता है कि ताकि हम उसको देख के आराम से चेक कर सकते हैं। और लाइट होने के कारण हमारा जो अकाउंट्स का जो डेटाबेस होती है उसके ऊपर भी हम कम स्पेस में हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोड कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि सारे लोग, बहुत हेवी फाइल्स होती है, उसको लोड करने में 2 मिनट 3 मिनट तक भी लगता है। तो इसलिए आप कोशिश करें नॉर्मल 12 मेगापिक्सल में ही आपका फ़ोटो खींचोगे तो भी अच्छा आता है। 64 मेगापिक्सल में खींचने की या 48 मेगापिक्सल में खींचने की ज़रूरत नहीं है, हल्का से ही आप काम कर सकते हो। तो ये जनरल मिस्टेक्स है, थोड़ा आपको बता रहे हैं ताकि आपको इन सब चीज़ों को ये करके आप सेव कर सकते हो। मैं आपको ये बताता हूँ, कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लिया है तो आपको 100% इसको चेक जरूर करनी है। चेक करने के टाइम में इसको क्लिक करें और यहाँ पे व्यू का अटैचमेंट करेंगे तो आपका पूरा दिखाई देगा। देखिए ऐसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी हमने अटैच किया, देखो एक पेज में भी आपका काम हो जाएगा क्योंकि इसमें पॉलिसी नंबर है और कब से लेकर कब तक है, और फिर आपका चेवरोलेट सेल गाड़ी का भी नाम है और उसका गाड़ी का भी नंबर है, हर चीज़ इसमें अवेलेबल है। तो ऐसे आप अटैच करके भेजेंगे तो एक पेज हमारे लिए काफ़ी है, कि क्योंकि हमें ये देखना होता है कि वैलिडिटी इंश्योरेंस का है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, और गाड़ी का नंबर सही है या नहीं है ये काउंटर चेक हम करते हैं, और आपका पॉलिसी नंबर सही है या नहीं है ये तीनों चीज़ें देखते हैं। तो ये 3 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंश्योरेंस का ये एक पेज लगाएंगे तो भी चलेगा, नहीं आपको पूरा सारे स्कैन करके लगाना चाहते हो भले आप सारे स्कैन करके भी लगा सकते हो, लेकिन स्कैन करके जब आप लगाते हैं तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ आप जब स्कैन करते हैं तो आपको हर चीज़ आप इसमें नोट करके आप इसमें चेक कर सकते हैं कि क्या मैंने सही किया या नहीं। ये आप देख लीजिए, हमने यहाँ पे लिख दिया है यदि हमारा गाड़ी को बेच दिया है तो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका गाड़ी जो हमने बेच दिया, उस गाड़ी का डिटेल्स है ये। जो आरसी है उसको भी हमने आरसी को यहाँ पे ये कर दिया कि कौन सा गाड़ी है, और फिर यदि इस गाड़ी का स्मार्ट कार्ड नहीं है तो नहीं है, तो बोला है कि हमने गाड़ी को बेच दिया। और फिर यदि और कोई डिटेल्स मांगता है तो वो वाला भी आप अपलोड कर सकते हो। इसमें क्या क्या डिटेल्स यदि आपको चाहिए तो वो आप इसमें
इसमें अपलोड कर सकते हो, आपका स्कैन वाला और आपको किसी को बेच दिया और वो सारे डिटेल्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी आप एंट्री करते हो, यही नहीं आप इवन कैश बुक में भी आप जो भी एंट्री करते हो, कैश बुक में भी आप एंट्री करने के बाद हर एक एंट्री को एक बार जरूर चेक करें मैंने सही चीज़ एंट्री किया या नहीं। उसके लिए तो भले आपका चेकिंग से पहले ही आप अपने आप को चेकिंग कर सकते हो कि कोई भी गलती हो गया तो उसी टाइम में आप चेक करके चेंज कर सकते हो। जैसे ही इसको क्लिक करके आप व्यू देख लिया तो फिर ये मेरा न्यूज़पेपर का बिल सही है या नहीं है, या वोचर लगाया तो फिर ये वोचर आपका सही है या नहीं है, ये सारे चीज़ आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका तरीका है कि कैसे हमको ये सारे कार्य करना है, या बिल्स को कैसे सारे चीज़ एंट्री करने के बाद भी चेक करनी है, और व्हीकल्स में क्या क्या एंट्री करनी है, क्या क्या चीज़ें इसमें ये ऐड करनी है। यदि नया व्हीकल ले लिया तो फिर इसमें आपका पूरे के पूरे आपका वाउचर भी, या नहीं तो आपका बिल भी एंट्री करनी पड़ेगी, आपका इसका भी एंट्री करनी पड़ेगी, हर चीज़ आपको एंट्री करनी पड़ेगी। वो सारे चीज़ आपको उस हिसाब से देखकर एंट्री कर सकते हो। ये कॉमन मिस्टेक्स आपको मैं बताया है ताकि उस हिसाब से आपका कोई भी गलती होती है तो फिर उसमें आप चेक करके चेंज कर सकते हो, उसमें हमको क्या क्या इसमें चेक करके चेंज करनी है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। आप एम परिवहन का एक ऐप है, क्योंकि आपको आजकल के ज़माने में डिजिटल इंडिया का एक ऑप्शन आता है, तो डिजिटल इंडिया का जब ऑप्शन आ जाता है तो आपको हर चीज़, आपको ई आधार हुआ, ई आरसी हुआ, ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, हर चीज़ आपके पास हो जाता है। एक एम परिवहन करके आप अपना iOS, यदि मान लो आप एंड्रॉयड में लेते हो तो फिर ऐप स्टोर में आपको मिल जाएगा एप्पल फ़ोन में, या एंड्रॉयड में आप लेते हो, एंड्रॉयड का स्मार्टफोन है तो आपका प्ले स्टोर में मिलेगा एम परिवहन करके। तो जैसे ही एम परिवहन करके आप उस ऐप को डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करते हो तो वो ये बताता है कि आपका जो कंडीशन है, क्योंकि जो भी आपका गाड़ी एक्सपायर हो गया, कि आपका आरसी कोई एक्सटेंड करना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, 1 फरवरी से लेकर आपका 30 सितंबर तक कोई भी गाड़ी का ऐसा कंडीशन हुआ है तो ऐसे गाड़ी का आपको 30 सितंबर के बाद भी जाकर आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज क्या हो जाता है कि ऐसे ही जैसे ही ओपन करोगे तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाता है। तो ये बोलते हैं कि वेलकम टू एम परिवहन। तो एम परिवहन का ओपन करने के बाद आपको आरसी चाहिए तो आरसी के ऊपर क्लिक कर सकते हो, या नहीं तो फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी आप इसके अंदर लोड करके रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। तो आरसी को क्लिक करके आप अपना आरसी का ये काम कर सकते हो, या नहीं है तो फिर आप डीएल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डीएल भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ आप डाउनलोड करने के बाद आपको जो जरूरी चीज़ें हैं, आरसी है तो आरसी का डिटेल्स डालिए, या नहीं तो डीएल है तो डीएल का, ड्राइविंग लाइसेंस है उसका डिटेल्स डालकर इसको सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा गाड़ी का डिटेल्स इसके अंदर आ जाएगा। जैसे ही मैंने आरसी नंबर डालकर उसको सर्च कर दिया तो पूरा एंटायर आपका गाड़ी का नाम, ओनर कौन है, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी क्या है, और आपका आरसी स्टेटस क्या है, और आपका फ्यूल टाइप क्या है, और व्हीकल का एज कितना हो गया, और रजिस्ट्रेशन डेट इनिशियल कब तक है, और इसका वैलिडिटी कब तक है, और इसका इंश्योरेंस कब तक है। आप सोचिए एक एक चीज इसके अंदर फीड होकर हर चीज आपको रेडीली मिलता है। तो यदि मान लीजिए आप ट्रैफिक पुलिस या कोई और भी पूछता है तो ये भी आप दिखाएंगे तो भी मानते हैं, लेकिन कई कई जगह पे 100% आपको ओरिजिनल आरसी और ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए बोलते हैं, तो वो भी आप रख सकते हैं तो अच्छा ही है, साथ में लेके जाना चाहिए। दूसरा, आपका यदि मान लीजिए आपने कोई गलत किया या कुछ और किया, आपका आजकल की दिल्ली में क्या हो गया, आपका गाड़ी
के जो ट्रैफिक लाइट के ऊपर ही एक कैमरा फिक्स कर दिया। जैसे ही आप इसको ब्रेक करके जाते हैं तो उसके ऑटोमेटिकली आपका कब का कौन सा डेट में आपका ये हो गया, चालान हुआ, आपने पेमेंट किया या नहीं किया, और उसका फोटो तक इसके ऊपर डाल के देते हैं। तो इसलिए आप सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा करके हम चले जाते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि आपको पूरा डिटेल्स आपका कार का भी आएगा, टू व्हीलर का भी आएगा। इसमें तो एम परिवहन में सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको जो चालान भी आपको चेक करनी है। कई बार क्या हो जाता है कि आपका मोबाइल नंबर फीड है, जब आरसी लेने के टाइम में आपके मोबाइल पे ही आपका एसएमएस आ जाता है। तो आपका मोबाइल पे एसएमएस आएगा तो नेचुरल है कि आपके मोबाइल पे ही आपको सारी चीज़ डिटेल्स आ जाता है। उस डिटेल्स माने कहाँ आपने ब्रेक किया, क्या किया, और उसका एक लिंक भेज देते हैं। उस लिंक भेजने के बाद आपका क्या होता है कि उसके अंदर क्लिक करोगे तो आपका फोटो आएगा, कहाँ पे आपने गलत किया और आपका कौन सा ये है, और आपका जब गलत किया उस टाइम का फोटो भी आपका गाड़ी का लेकर उसमें देते हैं। तो इसलिए आपको ये चीज जरूर याद रखनी है। आपको क्या करना पड़ेगा, यदि बार बार अपना मोबाइल नंबर आरसी में डालो, यदि कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। यदि मान लीजिए रेड लाइट सिग्नल है, आप जंप कर लिया, फोटो खींचकर आपके पीछे, तो आपका आरसी के साथ वो अटैच हो जाएगा। जब कोई पुलिस आपका पकड़ लेगा आपका गाड़ी को, उस टाइम में पिछला चालान का भी पूरा पैसा ले लेगा। तो इसलिए वो फाइन आपका और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए आपको फाइन का भी मॉनिटर आप एम परिवहन से देख के कर सकते हो। तो ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर भी डालेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस भी इसमें आ जाएगा। एम परिवहन का ये फायदा है, आप किसी का भी नंबर भी डालकर भी चेक कर सकते हैं, उसका भी है क्या है, कौन इसका ये है। मान लीजिए आपको किसी का पता लगाना है तो मैं एक नंबर आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, ये आप थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए आपने इसमें, ये आप नोट कर सकते हो। आप वाहन का एक मोबाइल नंबर दिया है, वो उस मोबाइल नंबर को मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 7 7 3 8 2 9 9 899 ये नंबर है। इस नंबर पे आप यदि मैसेज भेजते हो, क्या मैसेज भेजोगे इसको, आपका कैपिटल लेटर में वाहन स्पेस देकर आपका गाड़ी का नंबर, ऐसा करके आप मैसेज भेजते हो, आप नॉर्मल मैसेज, तो उस गाड़ी का पूरा डिटेल्स आपके मैसेज में आ जाएगा। यदि मान लीजिए आपके सेंटर के सामने यदि किसी ने गाड़ी रख दिया और यदि कोई क्या है पता नहीं है, यदि आप किसी का एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, तो आप ये दोनों चीज आप यूज करके आप क्या कर सकते हो, इसको अच्छी रीति से आप उसका डिटेल्स ओनर का डिटेल्स आप पता लगा सकते हो। उस व्यक्ति को आप हेल्प कर सकते हैं यदि आपका जान पहचान है तो, नहीं है तो पता ही नहीं लगेगा कौन क्या है। इसलिए ये एक तरीका है किसी भी वाहन का डिटेल्स आपको लेने के लिए। एक एसएमएस के द्वारा इस नंबर आप फीड करिए वाहन के नाम पे, और ये एसएमएस वाहन डीएल करके आप टाइप करके भेजोगे तो ये चीज आपको क्लियरली उसके अंदर आ जाएगा। तो ये आपको समझकर चलना जरूरी है। तो इसके बाद आपको मैं बता रहा हूं डिजी लॉकर क्या होता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं। डिजी लॉकर क्या होता है, एक ऐसा गवर्नमेंट का एक ऐप है या नहीं तो एक ऐसा स्टोरेज है जो आप अपना क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको डिजी लॉकर में एक अकाउंट ओपन करना है, तो डिजी लॉकर करके आप क्लिक करेंगे
तो इसके बाद ये वाला साइट ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद साइन अप करके एक ऑप्शन आता है, ये आपके आधार से लिंक करके उसको अटैच कर सकते हो। आपके पास आधार नंबर है तो उसको जैसे ही आधार नंबर डाल के फिर नेक्स्ट करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड। उस पासवर्ड को यदि आप डालकर नेक्स्ट करेंगे सो ऑटोमेटिकली आपके नाम पे डिजी लॉकर में एक अकाउंट खुलेगा। अकाउंट खुलने के बाद ऐसा पेज आ जाएगा, ये वाला पेज। यदि आप अपना मेल को भी आपको ये करना है, वेरिफिकेशन लिंक है, तो वेरिफिकेशन लिंक के लिए आप क्लिक करके अपना मेल ओपन करके आप उसको ऑथराइज कर सकते हो। तो मेल भी आपका जुड़ जाएगा और आपका फोन क्या बोलते हैं मोबाइल नंबर भी जुड़ जाएगा और तीसरा आपका आधार भी जुड़ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, एक डिजी लॉकर का एक आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। तो जैसे ही ये अकाउंट क्रिएट होने के बाद जो भी गवर्नमेंट ने इश्यू किया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 5 आपका इश्यूड डॉक्यूमेंट्स है। उस डॉक्यूमेंट्स को लेना है तो इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आधार चाहिए तो आधार आएगा, ये चाहिए तो वो आएगा, हर चीज अपने आप आएगा। जैसे देख लीजिएगा मेरे नाम पे 5 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इश्यूड किया गया गवर्नमेंट में। ये गवर्नमेंट को कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि आपने आधार जब दिया था तो आधार के साथ आपने अपना मोबाइल नंबर को ऐड कर दिया। अब उसी चीज को जब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जा रहे हो तो वहां पे भी आधार का नंबर ऐड कर दिया। और आपको गैस से सब्सिडी लेनी है तो उधर भी आपने सब्सक्रिप्शन वाउचर में आपने क्या किया, आप अपना आधार नंबर दे दिया। और पैन को और आधार कार्ड को भी आपने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, वहां पे भी आपने अपना नंबर दे दिया। तो ये जहां जहां आपका आधार जहां जहां आपने दे दिया वो सारे चीज एक जगह पे गवर्नमेंट ने जो इश्यू किया वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इस डिजी लॉकर में अपने आप आएगा। ठीक है, तो इसके बाद यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो इसको एक क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली आपका डाउनलोड हुआ है, ये मेरा आधार कार्ड है। तो ये आधार कार्ड ऑटोमेटिकली आपको, यदि मान लो मेरा आधार कार्ड खो गया, मैं क्या करूं करके सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है ई आधार को भी उतना ही महत्व है जितना ओरिजिनल आधार कार्ड का। लेकिन कई कई जगह पे ओरिजिनल आधार कार्ड ही मांगते हैं जिसको नॉलेज नहीं है, लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑर्डर भी इश्यूड है, बाकायदा गवर्नमेंट के द्वारा साइन किया हुआ चीज है। तो वो आपको ये आधार भी हर जगह काम में आएगा। तो इसको केवल आधार माने एक नंबर है, वो नंबर कहीं पे भी डालेंगे तो आपका सारे डिटेल्स आ जाएगा। तो इसमें मास्क्ड आधार होता है। मास्क्ड आधार माने क्या हो गया, इस आधार का नंबर छुपाया हुआ है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपको जो जैसा चीज चाहिए आपका नंबर पूरा आएगा या पूरा सारे चीज छिपा के आएगा, ठीक है ना। तो ये आधार कार्ड का एक वर्चुअल आईडी भी आजकल बनने लगा है। वो वर्चुअल आईडी देने के बाद भी आपको आधार को मान्यता दिया जाएगा। तो ये आपको डायरेक्ट एक एम आधार करके भी एक एप्लीकेशन आती है, आप अपना प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। नहीं आपका लाइसेंस चाहिए तो लाइसेंस के लिए भी आप क्लिक करो तो आपका लाइसेंस का भी पूरा डिटेल्स इसमें आ जाता है। उसको क्लिक करके आप उसको दिखा सकते हो, ये हमारा लाइसेंस है। प्रेजेंट एड्रेस क्या है और परमानेंट एड्रेस क्या है वो भी इसके अंदर आया है। इसके अंदर आपका पूरा ये स्कैनर भी है, उसके स्कैन करेंगे पूरा डिटेल्स भी आपको मिल जाएगा। तो ये कहीं का भी हो ऑल ओवर इंडिया में आपने कहीं का भी बनाया, लेकिन जहां आपका आधार कार्ड लिंक है हर चीज इसके अंदर आपका आ जाएगा। थर्ड है आपका सब्सक्रिप्शन वाउचर गैस का। यदि मान लो इसका कुछ इश्यू है, नहीं आ रहा है, नहीं तो ये भी आपका आ जाता है कि इसका डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन सब्सक्रिप्शन वाउचर का जो एलपीजी में आपका ये दे दिया उसका भी आएगा। आप पैन कार्ड का भी आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। आपका पैन भूल जाते हैं तो इसको खोलो, ऑटोमेटिकली आपका पूरा समझ में आएगा कि कौन सा डेट पे वेरीफाइड है, डिजिटली साइंड है। आपको हर चीज़ यहाँ पे क्लियरली समझाया गया है।
तो ये आपको आधार कार्ड भी आप डाउनलोड कर सकते हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी डाउनलोड कर सकते हो, और आपका जो भी अब कई पे यहाँ पे ये भी फैसिलिटी है आजकल के ज़माने में, जो आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट भी आता है। हमारा तो 1994 में 10th क्लास किया है, इसलिए इसमें नहीं आता है, लेकिन कई आजकल के जो नया जो बोर्ड्स क्या कर रहा है कि आपका जो सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन इसके अंदर चढ़ा रहा है, क्योंकि वो भी आपका आधार कार्ड से या आपके नाम से कहीं से लिंक्ड है, उसको भी डिटेल्स आप इसमें ले सकते हो। नहीं है कि हमको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हमेशा हमको जेब में रख के नहीं घूमना, कहीं कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में एक ऑप्शन आता है यहाँ पे लेफ्ट में नीचे, जिसको बोलते हैं अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट आपके अपने कंप्यूटर से इसके अंदर अपलोड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या बोलते हैं आधार कार्ड को ही मैं अपलोड करना चाहता हूँ, आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है, मान लीजिए आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट है, या नहीं तो कोई भी आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, या आपका व्हीकल का आरसी है, या आपका इंश्योरेंस पॉलिसी है, कुछ भी आपको इसके अंदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो हमेशा आपके पास होना चाहिए, या नहीं है तो आपका अपना फ्लैट का डॉक्यूमेंट्स है, या कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारे चीज़ उसको सेलेक्ट करो और फिर ओपन करो, तो ये ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा इसके अंदर। जैसे ही इसके लिए तो अपलोड का साइज़ भी है कि इसके लिए इतना MB तक होगा तभी अपलोड होगा, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको साइज़ को कम करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये देखिए आज के दिन में अपलोड हो गया। फिर आपको कभी भी डाउनलोड की ज़रूरत है तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होएगा। यहाँ से आप शेयर भी किसी को भी आप कर सकते हो। यदि मान लो मैं किसी ईमेल के द्वारा किसी को मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो उसको आप डायरेक्टली इसमें से लेकर शेयर करेंगे, तो वो लिंक के द्वारा ऑटोमेटिकली ये डॉक्यूमेंट आपका मेल में चला जाएगा। तो ये ऑप्शन ऐसा है कि आप इसमें कितना भी जो भी डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट वाला है, यदि हमारा पेंशन का ऑर्डर है या कुछ भी आपका सर्टिफिकेट्स है, कुछ भी आप यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो इस डिजी लॉकर से। ठीक है, तो इस डिजी लॉकर में आपको अपलोड करने पर ये डॉक्यूमेंट्स हमेशा आपको क्लाउड में स्टोर हो जाएगा, जो गवर्नमेंट के क्लाउड में। वो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। इसलिए इसमें जो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ये आप ये कर सकते हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट वेबसाइट है तो इसके अंदर सिक्योरिटी भी रखा है, और इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन है डिजी लॉकर का, और इसमें आप शेयर भी जब करते हैं, कभी भी किसी को शेयर किया तो वो डॉक्यूमेंट भी देखिए, फलाना टाइम में हमने आधार कार्ड को शेयर किया, ये 9/28 पे शेयर हुआ और फलाना डेट में शेयर हुआ, हर चीज़ इसके अंदर क्लियरली समझ में आएगा। तो ये चीज़ आपको डिजी लॉकर को जैसे जैसे एक अकाउंट खोलकर आप अपने पास रख सकते हो। कभी ट्रेन में चले गए, गलती से आपने आधार कार्ड भूल गया, कोई टेंशन नहीं, इसको खोलो और इसके अंदर आधार खोल के आप दिखा दो, तो मान्यता है उसको मानना पड़ेगा। नहीं है तो ऑनलाइन में भी आप ई आधार डाउनलोड कर सकते हो, उसका भी लिंक्स है, उसको लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आधार का वेबसाइट में, तो आपका ई आधार भी डाउनलोड हो जाएगा। वो अपना पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होता है, उस पासवर्ड को ओपन करके आप दिखा सकते हो। या एम आधार भी डाउनलोड करके, मोबाइल आधार बोलते हैं उसको, उसमें आगे का पेज और पीछे का पेज भी आपके मोबाइल में आ जाएगा। आपको हर जगह आपको आधार लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेन में भी आप जाते हो तो वो दिखा देंगे, तो उसकी भी मान्यता उतनी ही है जितना ये है। किसी किसी को रूल्स नहीं समझ में आएगा तो वो आपको थोड़ा बहुत इधर उधर बातें बोलेंगे, नहीं है तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स ये अप्रूव्ड है और गवर्नमेंट के वेबसाइट के द्वारा इश्यूड डॉक्यूमेंट्स में दिया गया, इसलिए तो इसका तो पूरा इंफॉर्मेशन पक्का है और इसको आप प्रूफ के रूप में दिखा सकते हो। इस अभी आज का सेशन इससे हम ख़त्म कर रहे हैं। यदि आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे लोग भी हैं जो आपको टाइम समय पर जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो आप ये कर सकते हो। ये जो डिजी लॉकर है ये आप मोबाइल में भी कर सकते हो, आप क्या बोलते हैं लैपटॉप में भी कर सकते हो, और हर रीति से आप इसको समझ सकते हो। कई लोग बोल रहे हैं थोड़ा स्पीड ज़्यादा है, ऐसा नहीं, आराम से आप दोबारा इस वीडियो को सुनेंगे तो ढंग से
से समझ में आएगा, क्योंकि कई टॉपिक्स हमें कवर करनी है, छोटी छोटी टॉपिक्स है। यदि आप जब तक आप नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। आप एक बार इसको खोलकर डिजी लॉकर का अकाउंट बनाकर फिर आप इसके अंदर खोलकर आप एक्सपेरिमेंट जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे थियोरी है। जब तक कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिकल नहीं करता तब तक उसका पूरा नॉलेज नहीं मिलता है। तो आप इस पॉइंट्स को समझकर ध्यान से दोबारा और आप अपना डिजी लॉकर को ओपन करके देखो, अपलोड करके देखो, डाउनलोड करके देखो और फिर आप शेयर करके देखो, तो हर रीति से आपको अच्छी रीति से समझ में आएगा। इवन आप अपने मोबाइल में भी ये यूज़ कर सकते हो, आप मोबाइल में भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो और कोई डाउट्स है तो फिर हम आगे के सेशन में क्या होगा, जैसे जैसे ट्रेनिंग सेशंस आगे बढ़ता है तो उसमें हम आगे बताते हैं। बाकी आप टेलीग्राम का ऑप्शन है ही, आप कोई भी डाउट्स है तो पूछ सकते हैं, तो आपको अच्छी रीति से क्लियरली और अच्छी रीति से समझा देंगे, ताकि आपको आराम से इस डिजी लॉकर को भी ओपन करना और आधार को कैसे आप अपने आप जनरेट करना और कैसे अपने ओरिजिनल आधार को भी आप स्कैन करके आप इसके अंदर अपलोड कर सकते हो। ये तो अपलोड का सेक्शन में है, और उसको शेयर भी कर सकते हो अपना मेल में, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट मेल्स है, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप शेयर करके मेल में भी रख सकते हो, या नहीं तो फिर आप इसको अपलोड करके डिजी लॉकर में भी रख सकते हो। तो कभी भी आपको कहीं पे भी इंटरनेट होनी चाहिए, आपको कहीं पे भी जाओ तो इसको 2 मिनट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, 2 मिनट बाबा को याद करके इस सेशन को हम पूरा करेंगे। ओम शांति। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान की, प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए।
शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए, प्रेम से बस दो